हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। और आज हम अपने टॉपिक में बात करेंगे कि टिफ़िन सर्विस प्रोवाइडर जो है, जो टिफ़िन सर्विस या फूड सर्विसेज जो देते हैं, उसके उसको कैसे पीडी कर सकते हैं, उसको कैसे फंड कर सकते हैं। तो इस टॉपिक पे हम अपने प्रोफाइल वाइज वीडियो जो हम बनाते हैं उसी में इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इसको। इस सेगमेंट को हमने एनालाइज करने के लिए इसको चार पोर्शन में डिवाइड किया है। सबसे पहला है हमारा बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन। देन हम इसमें फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में बात करेंगे, फाइनेंशियल्स के अंदर क्या देखना है। देन उसके बाद हम बात करेंगे इसमें पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे इसमें रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में, क्या क्या लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या लीगल इश्यूज इसमें आ सकते हैं, और किन किन लीगल और जो हमारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है, उस कंप्लाइंसेस हैं, उसको हमें पूरा करना होता है। तो बेसिकली मैं आपको प्रोफाइल के बारे में ये बता दूं कि ये वो टिफ़िन सर्विसेज हैं जो रेगुलर बेसिस पे लंच सर्विस वगैरह या डिनर सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो मेजरली हम बात कर रहे हैं उन छोटे छोटे टिफ़िन सर्विस प्रोवाइडर की, जैसे कि मुंबई, पुणे और इन इलाकों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो चलिए हम इस टाइप के प्रोफाइल को जब भी फंड करते हैं या उसकी पीडी करते हैं, तो हमें उसके बारे में क्या क्या समझना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट है वो है मार्केट डिमांड। मार्केट की क्या डिमांड है उस टाइप के प्रोडक्ट की। तो मार्केट डिमांड में जैसे आप पढ़ पा रहे हैं कि इज देयर एनी डिमांड ऑफ टिफिन सर्विस इन दैट टारगेट एरिया। तो इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि लोकेशन क्या है, क्योंकि लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसकी डिमांड क्या है। लोकेशन से इसमें मीटर क्या होता है कि जैसे आपका ऑफिस एरियाज है जहाँ पे ऑफिस में टिफिन की डिमांड आती है, या फिर वो रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पे रेजिडेंशियल है बट वहाँ पे कोई टिफिन की ज़्यादा उतनी डिमांड नहीं है। देन आपका कोई फैक्ट्री एरिया है, या स्कूल है, या कॉलेजेस है। तो यहाँ पे या फिर कोई मेडिकल, आपने देखा होगा मेडिकल वो होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारी डिमांड आती है टिफिन्स की। या कॉलेजेस है, लॉ कॉलेजेस है, या फिर और कोई कॉलेजेस है, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारी डिमांड आती है टिफिन्स की, बिकॉज जो स्टूडेंट्स हैं या ऑफिस है, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वो कई बार जो है टिफिन्स घर से नहीं लेके आते हैं, या फिर बाहर से लोग आए हुए होते हैं, उनको अपने डेली उसमें टिफिन्स की सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस टाइप के एरिया या इस टाइप की लोकेशन है, वहाँ पे डिमांड जो है, मार्केट डिमांड जो है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। तो डिमांड सेक्शन में हमें यही देखना है कि वो जो एरिया है वो किस लोकेशन में है। जैसे इसमें लिखा भी हुआ है, वो इज अ टारगेट कस्टमर बेस। टारगेट कस्टमर बेस में इन्होंने बताया है कि ऑफिस के कस्टमर हैं, या वर्कर्स हैं जो कि फैक्ट्री या इंडस्ट्रियल एरिया में पाए जाते हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स आपके जो कॉलेजेस हैं, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, या फिर स्कूल्स हैं, वहाँ पे पाए जाते हैं। एंड देन फैमिलीज है, फैमिलीज में भी आपके टिफिन सर्विस डिमांड हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि फैमिली में कोई प्रॉब्लम है कि वो अपना खाना नहीं बना पा रहे, या फिर ओल्ड जो सिटीजन्स होते हैं वो खुद अपना जो फूड सर्विस है वो नहीं बना पाते हैं, तो ये फूड सर्विस ले लेते हैं। तो इस टाइप का आपका टारगेट सेक्टर देखना है कि उसमें आपके जो कस्टमर हैं, जो आपका लोन लेने के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, उसने किस टाइप के कस्टमर को टारगेट किया हुआ है। क्या वो ऑफिस के लोगों को टारगेट कर रहा है, या उनके आसपास में कोई फैक्ट्री एरिया है जहाँ के वर्कर्स को उन्होंने टारगेट किया हुआ है, या फिर जो कोई स्कूल या कॉलेजेस हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं उसको टारगेट किया है। तो इससे आपको अपने कस्टमर का पोर्टफोलियो जो है वो काफ़ी अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि उनका पोर्टफोलियो जो वो किन कस्टमर के बेसिस पे बना हुआ है, और उनकी क्या डिमांड है। देन उसके बाद आपको इसी मार्केट डिमांड के अंदर ये भी समझना है कि इज देयर एनी इनफ कंपटीशन टू सजेस्ट ए हेल्दी मार्केट। क्या वहाँ पे कंपटीशन लेवल क्या है, उस टाइप की जो टिफिन सर्विसेज हैं, जो टिफिन सर्विसेज देने वाले हैं, वो कितने कंपटीशन वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो इससे आपको वहाँ के कंपटीशन का पता चलेगा, और उसमें डिमांड का पता चलेगा कि कितनी डिमांड है और क्या उसकी सप्लाई हो पा रही है। क्योंकि डिमांड और सप्लाई का डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आपके यहाँ पे जो मार्केट अगर अच्छी है बट कंपटीशन भी उतना ही है, सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है, तो आपका कंपटीशन उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए आपको ये देखना है कि सप्लाई जो आपका वहाँ पे अवेलेबिलिटी है टिफ़िन सर्विसेज की, वो किस क्वांटिटी में है, और किस टाइप के कंपटीशन वहाँ पे अवेलेबल है, कितना कंपटीशन हो। तो चलिए हम इसमें आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं। मार्केट आपने समझ ली कि मार्केट वहाँ पे किस टाइप की है। अब आपको दूसरा इसमें देखना है कि मार्केट में आपने जो मेन्यू और प्राइस रखा है, वो मेन्यू और प्राइस आपकी टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। बिकॉज अगर आपने कोई ऐसा मेन्यू रख दिया है जो कि आपकी टारगेट ऑडियंस के उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकती, जैसे अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट जो है एक काफ़ी लिमिटेड पॉकेट मनी के साथ अवेलेबल होते हैं, और उन लिमिटेड पॉकेट मनी में आपका जो मेन्यू है, आपका जो ऑफर्ड फूड्स है, वो उस पॉकेट मनी के अंडर आता है या नहीं आता है, ये आपको देखना पड़ेगा।
अगर मैं इसी में बात करूँ कि ऑफिस स्टाफ जो है, ऑफिस स्टाफ फिर भी आप मान सकते हैं कि एक अच्छे प्राइस को अफोर्ड कर सकता है, बिकॉज वो एक अर्निंग कर रहा होता है और उसको पता है कि मैं इस लेवल तक की अर्निंग कर रहा हूँ तो इतने कॉस्ट चीज़ को अफोर्ड कर सकता हूँ। तो आपका प्राइस और टारगेट ऑडियंस, इसके बीच का कॉम्बिनेशन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कोई मिस कम्युनिकेशन है तो आपका जो ऑर्डर्स, जो आपका कस्टमर है, उसमें ऑर्डर्स को लाइन लाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर उसका प्राइस काफ़ी हाई है और कस्टमर सेगमेंट जो है वो उस प्राइस को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो वो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम रहेगा। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि आपके कस्टमर का मेन्यू कितने रुपए से स्टार्ट होता है और आपका जो उनका ऑडियंस है वो क्या है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आर द प्राइस कम्पिटिटिव एंड जनरेट द सफिशिएंट प्रॉफिट मार्जिन। दूसरा आपको इसमें साथ साथ ये भी चेक करना है कि क्या वो प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कस्टमर जो है ऑर्डर्स को गेन करने के लिए प्राइस को काफ़ी कम्पिटिटिव या लो रखता है, बट उसमें उसका मार्जिन भी नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि अगर कोई ब्रेकफास्ट है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, अगर वो मिनिमम जो है 40 रुपीज़ का पर दे रहा है, बट उस 40 रुपीज़ के ब्रेकफास्ट को अर्न बनाने में उसकी अप्रॉक्स 25 रुपीज़ की कॉस्ट रॉ मटेरियल में चली जा रही है, और ओवरऑल जो है उसका जो मैन पावर की कॉस्ट है या फिर फैक्ट्री की कॉस्ट है या फिर रेंट की कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है, ये सब मिला के उसमें कुछ 10 रुपीज़ और एक्स्ट्रा लग जा रहा है। तो 35 रुपीज़ जो है आपका जो टोटल कॉस्ट लग जा रही है, लेकिन आप ब्रेकफास्ट से 40 रुपीज़ मतलब 5 रुपये ही अर्न कर पा रहे हैं। बट ये जो प्रॉफिट मार्जिन है काफ़ी लो है और इसमें आपको नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि फूड बिजनेस में अगर आपने देखा हो, जो फूड बिजनेस है उसमें मिनिमम जो है 40 टू 40% का मार्जिन बेयर मिनिमम रहता है, बिकॉज उसमें वेस्टेज का काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो अनसोल्ड आइटम्स हैं वो नेक्स्ट डे जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट है कि आप उसको डेली बेसिस पे सेल कर पाएँ, जितना आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो डेली सेल हो जाए। तो इसलिए आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो मिनिमम 30 से 40% के बीच में रहना चाहिए। इसीलिए आपने बोला गया है कि उनका जो कंपटीशन है और जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो सफिशिएंट है या नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम बात करेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हमें ये देखना है कि जो ऑपरेशन या लॉजिस्टिक है वो कितना सफिशिएंट है आपके पास, क्योंकि अब जो ये फूड बिजनेस है वो एक टाइम बाउंड डिलीवरी के ऊपर चलता है कि आपका जो प्रोडक्ट या जो आप ऑफर कर रहे हैं टिफिन सर्विस, वो कितने टाइम पे डिलीवर होता है। अगर वो ज़्यादा डिले है, लंच टाइम से ज़्यादा चला गया, तो फिर वो आपको प्रॉपर जो है वो उसका वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा और वो आपके ऑर्डर्स को कैंसिल भी कर सकता है। तो इसी इसी में आप देखेंगे कि आपका जो ऑपरेशन है लॉजिस्टिक, इसमें ये पॉइंट कहा गया है कि हाउ विल द फूड विल बी प्रिपेयर्ड। फूड कहाँ पे प्रिपेयर होगा, होम में प्रिपेयर होगा, किचन में प्रिपेयर होगा या रेंटेड स्पेस में प्रिपेयर होगा, ये आपको देखना है। बिकॉज अगर होम में है तो आपकी जो रेंटल की कॉस्ट है वो बच जाएगी, और अगर रेंटेड स्पेस में है तो आपको रेंटल की कॉस्ट भी आएगी। हाउ डज द ओनर हैव ए रिलायबल सिस्टम फॉर डिलीवरी एंड मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी फूड। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक तो फूड की क्वालिटी हो, क्योंकि क्वालिटी फूड होगी तभी ऑर्डर्स आएंगे। देन दूसरा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डिलीवरी है वो ऑन टाइम होनी चाहिए, बिकॉज ऑन टाइम नहीं होगी तो वो ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाएगा या फिर वो जो कस्टमर है वो आपका छूट जाएगा। बिकॉज लंच टाइम पे अगर आपका ऑर्डर आना है और वो लंच टाइम ओवर होने के बाद आता है तो उस ऑर्डर का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आपको ये चेक करना है कि आपके जो कस्टमर है उसका डिलीवरी मेथड क्या है। डिलीवरी मेथड उसके पास अपने ओन व्हीकल्स हैं या उसने डिलीवरी के लिए किसी थर्ड पार्टी को रखा हुआ है या उसके खुद के एम्प्लॉय जो हैं वो डिलीवर करते हैं। तो इससे काफ़ी इम्पैक्ट आ जाएगा कि आपकी डिलीवरी जो है वो ऑन टाइम होती है और आपके कस्टमर जो है आपकी डिलीवरी से सेटिस्फाई हैं। तो इसको चेक करने के लिए आप कस्टमर के रिव्यूज़ भी ले सकते हैं, जो कि उनके जो फिक्स क्लाइंट हैं उनके फ़ोन नंबर ले लीजिए, उनसे उनके डिलीवरी टाइमिंग का पता कीजिए, उनके फूड क्वालिटी का पता कीजिए और कितने टाइम से वो सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं। उस सर्विसेज के बारे में आपको पता चल जाएगा कि कस्टमर आपका का फीडबैक क्या है। ये आपको ये बताएगा कि ये कस्टमर आपका जो बिजनेस है कितना सस्टेनेबल है और कस्टमर जो है इससे कितने बंधे हुए हैं और उनका जो फीडबैक है वो कैसा है। अगर फीडबैक पॉजिटिव आ रहा है तो ये आप मान लीजिए कि इनका जो बिजनेस है काफ़ी लॉन्ग टाइम से चल रहा है और ये आगे भी काफ़ी लॉन्ग टाइम चलता रहेगा। तो इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि इनकी जो इनकम है वो रेगुलर रहेगी और आपको ईएमआई जो है वो ऑन टाइम ईएमआई पे कर पाएंगे। तो चलिए इसके अगला हम जो इन्होंने लिखा हुआ है कि व्हाट आर द एस्टिमेट कॉस्ट फॉर इंग्रेडिएंट पैकिंग एंड डिलीवरी।
तो इसमें बेसिकली मार्जिन्स को निकालने की बात की गई है कि मार्जिन जो है वो किस टाइप से बनाया हुआ है। जैसे अगर आपको कस्टमर बोलता है कि जी मेरा 30% का मार्जिन तो है ही, तो 30% के मार्जिन को अर्न करने के लिए उसने रॉ मटेरियल क्या यूज़ किया हुआ है, उसमें उन्होंने जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इंग्रेडिएंट्स में क्या कहाँ से लिए गए हैं, इंग्रेडिएंट्स की क्या कॉस्ट आ रही है, देन उसके बाद पैकिंग की क्या कॉस्ट है, देन उसके बाद उसकी डिलीवरी की क्या कॉस्ट है। ये सारी आपको कॉस्टिंग निकालने के बाद आपको उसका प्रॉफिट मार्जिन पता चल जाएगा, और प्रॉफिट मार्जिन से आप ये चीज कर सकते हैं कि आपके कस्टमर को क्या प्रॉफिट है, इससे आप उसका जो डेली वो है वो निकाल पाएंगे। देन उसके बाद अपना एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है कि मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रैटेजी। मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रैटेजी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मार्केटिंग किसी भी बिजनेस का बैकबोन होता है। बिना मार्केटिंग के कोई भी प्रोडक्ट बिकना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज मार्केटिंग करना एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी सेल के लिए। तो आपको ये देखना है कि वो मार्केटिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, क्या वो रेफरेंसेस यूज़ कर रहे हैं, क्या वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई एडवर्टीजमेंट डालते हैं, क्या वो टेम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन की मार्केटिंग कर रहे हैं, क्या वो जो रेफरल है वो रेफरल फी वाली मार्केटिंग यूज़ कर रहे हैं, और उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के लिए क्या क्या अलाइनमेंट या पार्टनरशिप की हुई है। क्योंकि मार्केटिंग जो है आजकल काफ़ी मेथड्स में अवेलेबल है। एक है ऑफलाइन मार्केटिंग, जिसमें आप पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूटिंग करते हैं, बैनर लगाते हैं, पोस्टर लगाते हैं। एक है ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग में आज की डेट में आप देखेंगे कि ऑनलाइन काफ़ी प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जैसे आपका जस्ट डायल है, जैसे आपका इंडिया मार्ट है, जैसे आपका फेसबुक या इंस्टाग्राम की एडसन्स है। तो इनसे भी आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग होती है, और यहाँ से आप अपने कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि किस तरह के कस्टमर सेगमेंट को क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी उन्होंने यूज़ करी हुई है, बिकॉज हर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की अपनी एक कॉस्ट है। और उस कॉस्ट जो अगर कॉस्ट आपने हाई कॉस्ट वाली मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अगर यूज़ करी हुई है, तो कहीं ना कहीं वो आपको मार्जिनस में आपकी कटौती करेगी और उस मार्जिनस को आपको कम करेगी। तो आपको ये देखना है कि अगर हाई मार्केटिंग कॉस्ट उन्होंने अकर करी हुई है, तो आपका जो वो कैंपेन है या जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो कितना बिजनेस और ला पा रही है। अगर वो बिजनेस नहीं ला पा रही है, तो कहीं ना कहीं वो आपके मार्जिन को कम कर रही है, वो आपके लिए नुकसानदायक है। ये आपको समझना पड़ेगा, और कस्टमर से भी ये बताना पड़ेगा सर आपकी इस मार्केटिंग से क्या प्रॉफिट आ रहा है। देन आपको दूसरा इसमें ये समझना है कि जो हाउ डज द ओनर हैव ए प्लान टू बिल्ड ए लॉयल कस्टमर बेस। जो कस्टमर के एक लॉयल कस्टमर हो जाते हैं, जो फिक्स कस्टमर जिसे हम बोलते हैं कि जिनका ऑर्डर तो आना ही आना है, उन कस्टमर को कैटर करने के लिए हमारे कस्टमर का क्या प्लान है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, क्या वो उनको डिस्काउंटिंग प्राइस देता है, क्या वो उनको कोई ऐसी स्कीम दे रखी है जिससे वो हमेशा ऑर्डर देते हैं, क्या उनके फूड की क्वालिटी इस तरह की है कि लॉयल कस्टमर हमेशा उस क्वालिटी के पीछे रहते हैं, क्या उनके रिलेशनशिप इतने पुराने हैं कि वो उस पर ट्रस्ट करके डेली बेसिस पे ऑर्डर करते हो। तो ये आपको उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पता करनी पड़ेगी, सो दैट के आपको आइडिया लग जाए कि आपका जो कस्टमर है वो काफ़ी अच्छी सेल जनरेट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं इसमें, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो कंपटीशन है उस कंपटीशन को वो किस तरह से ओवरकम कर पा रहे हैं, और उस कंपटीशन को कैसे वो बीट कर पा रहे हैं। बिकॉज एग्जिस्टिंग अगर कस्टमर है और उसका कंपटीशन वहाँ पे काफ़ी हाई है, तो उसको काफ़ी डिफिकल्ट हो सकती है रेवेन्यू जनरेट करने में। जैसे भी इसमें लिखा हुआ है, हाउ विल बी द बिजनेस डिफरेंट फ्रॉम द इटसेल्फ फ्रॉम एग्जिस्टिंग डिफरेंट सर्विसेज इन द एरिया। क्या ऐसी जो डिफरेंट चीज़ें हमारा कस्टमर कर रहा है जो अदर कस्टमर नहीं कर पा रहे, तो इसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है कि क्वालिटी ऑफ फूड किस तरह की है, देन आपका टैट जो डिलीवरी टैट है वो क्या है, देन आपका प्राइस क्या कॉम्पिटिटिव प्राइस है, देन आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो आप उस लोकल एरिया में कस्टमर को कैप्चर कर रहे हैं वो स्ट्रैटेजी क्या है। इन चारों चीज़ों को आपको देखना है, और उस कॉम्पिटिटर से भी आपको देखना है कि उन कॉम्पिटिटर ने इस चीज़ों में क्या किया हुआ है, क्या उसकी क्वालिटी अच्छी है, क्या उनका टैट अच्छा है, क्या उनकी प्राइसिंग कम है, क्या उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है। अगर ये स्ट्रैटेजी आपकी मार्केटिंग आपके कंपटीटर से अच्छी है, तो ही आपके कस्टमर को ऑर्डर आएगा। इसलिए आपको ये समझना है कि उन्होंने क्या ऑप्ट किया हुआ है। तो चलिए मार्केट बिजनेस मॉडल में हमने इतना चीज़ें जान ली, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, और इससे आप अपना जो है कस्टमर के जो नॉलेज को भी परख कर सकते हैं, और कस्टमर के बिजनेस मॉडल को भी अच्छे से समझ सकते हैं, तो कैसे ऑपरेट कर रहा है, कितना बिजनेस रन कर रहा है, और मार्केट की डिमांड को किस तरह से पूरा कर पा रहा है। तो एज ए ट्रेड मैनेजर आपको उसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छे से समझ लेना की ज़रूरत होती है। और जब बिजनेस मॉडल आपने समझ लिया, तो उसके बाद हमें उसका समझना है कि क्या प्रॉफिट अर्न कर रहा है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्या हैं उसके।
तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि जिसमें आपको उस कस्टमर से समझना है कि फाइनेंशियल पोजीशंस और फाइनेंशियल प्रोजेक्शन क्या है। तो जैसे इसमें बोला गया है, कैन द ओनर प्रोवाइड द रियलिस्टिक फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, और जो कि प्रॉफिटेबिलिटी को डिनोट कर रहा है। आपको ये समझना है कि कस्टमर का जो हाउ द लोन विल बी यूज टू कस्टमर बेनिफिट, जो एंड यूज है उस लोन का वो भी आपको समझना है कि उस फंड्स का क्या एंड यूज है। उससे पहले आपको ये समझना है कस्टमर कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस इससे अर्न कर रहा है। प्रॉफिटेबल बिजनेस से मतलब है कि आपका जो मार्जिन्स है, मार्जिन्स क्या रेशो पे आ रहा है और कितनी टर्नओवर आ रही है। ठीक है। देन उसके बाद आपको समझना है कि जो फंड्स वो लेने वाला है उस फंड्स को वो कहाँ यूज करेगा, कि परचेजिंग, कोई इक्विपमेंट्स परचेज करेगा या कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लाएगा या कोई नए एरिया को कैप्चर करेगा या अपना जो किचन का स्पेस है उसको बढ़ाएगा या फिर जो उसमें यूज्ड आइटम है, इक्विपमेंट्स है, उस आइटम इक्विपमेंट्स को ग्रो करेगा। तो ये आपको समझने से आपको उसका बिजनेस लोन लेने का पर्पज आपको क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद आपको ये समझना है कि जो कस्टमर है उसके कैश प्रॉफिट, वो सॉरी कैश फ्लो कैसे हैं। कैश फ्लो से बेसिकली क्या मतलब होता है कि क्या हमारा आउटपुट है और क्या इनपुट है। आउटपुट से बेसिकली जो हमारा मतलब है वो सेल से है, कि क्या हमारी सेल हो रही है और क्या हमारी कॉस्टिंग लग रही है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं। अगर ये हमारी कॉस्टिंग सेल जो है वो कॉस्टिंग से ऊपर जा रही है तो वो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ जाएगी। अगर हमारी कॉस्टिंग है वो सेल से अगर ज़्यादा ज़्यादा आ रही है तो वो लॉसेस की तरफ लेके जाएगी। तो आपको उसका कैश फ्लो समझना है कि डेली के कितनी सेल हो रही है, डेली के क्या एक्सपेंसेस हैं और उससे क्या प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है, डेली कितने ऑर्डर आ रहे हैं और उन ऑर्डर पे क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको एक कैश फ्लो एनालिसिस करना पड़ेगा इसमें, जिसमें आपको एक साइड उसके एक्सपेंसेस को देखना पड़ेगा जो कि डेली बेसिस पे होने चाहिए, और दूसरी साइड उस पर इनकम को होगा कि कितने ऑर्डर आ रहे हैं और उस पर क्या प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं। तो एक कैश फ्लो एनालिसिस पे बैठ के आपको कैश फ्लो मैनेजमेंट भी इसमें देखना पड़ेगा। देन इसके बाद हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं जहाँ पे हम बात करेंगे डेब्ट टू इनकम रेशो क्या है। डेब्ट टू इनकम से बेसिकली हमारा कंसर्न ये है कि अगर हमारे कस्टमर ने कोई फिक्स लायबिलिटी ले रखी है, फिक्स लायबिलिटी आपकी लोन की भी हो सकती है, फिक्स लायबिलिटी आपकी बिजनेस की भी हो सकती है, जैसे जिसमें आपका रेंटल है, आपका सैलरी है, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। तो वो डेब्ट टू इनकम रेशो आपको समझना पड़ेगा कि डेब्ट टू इनकम रेशो क्या है। तो टोटल बिजनेस डेब्ट, कि जैसे मैंने बिजनेस को रन करने के लिए कहीं से डेब्ट उठाया हुआ है, तो टोटल बिजनेस डेब्ट क्या है और उसके ऊपर उसकी इनकम क्या है। तो इनकम डेब्ट टू इनकम रेशो आपको निकालना है और आपको ये इंश्योर करना है कि आपका कस्टमर जो है वो कम से कम डेब्ट में हो, ताकि उसकी जो डेब्ट लायबिलिटी हो वो कम से कम हो। इसके बाद इसमें आपको ये भी समझना है कि जो लोन अमाउंट है उसका क्या पर्पज है। जैसे हमने ऑलरेडी इस पॉइंट को डिस्कस कर लिया है कि हाउ मच फंडिंग द ओनर रिक्वेस्टिंग, कितना लोन चाहिए और उस लोन लेने से उसको क्या बेनिफिट होने वाला है। क्या वो परचेज में कोई डिलीवरी में व्हीकल खरीदना चाहता है, या बिजनेस प्रोडक्ट में कोई यूटेंसिल्स बढ़ाना चाहता है, या फर्दर टिफिन बॉक्सेस लेना चाहता है, या अपने स्टोरेज को एक्सपेंड करना चाहता है। तो जनरली जो एंड यूज होते हैं टिफिन सर्विसेज के वो यही होते हैं जो इसमें लिखा हुआ है, कि या तो वो परचेज करेगा कोई डिलीवरी वैन, या फिर बिजनेस प्रोडक्ट में यूटेंसिल्स बढ़ाएगा या टिफिन बॉक्सेस खरीदेगा, या बिजनेस का जो स्पेस है उसको एक्सपेंड करेगा। तो आपको ये समझना है कि जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो किस चीज़ के लिए है और उसका क्या यूटिलाइजेशन होने वाला है। तो चलिए इसके अगले पॉइंट पे बात कर लेते हैं। अगले पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इस पॉइंट को बंद कर देता हूँ पूरी स्लाइड को। तो चलिए पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स। देखिए इस बिजनेस में पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स का होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उससे पता चलेगा कि उसकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है। अगर उसका पर्सनल जो करेक्टरिस्टिक काफ़ी अच्छा है तो प्रीवियस हिस्ट्री उसकी काफ़ी अच्छी रहेगी और आप उसमें देख पाएंगे कि उसमें ये क्या क्रेडिट हिस्ट्री है, प्रीवियस में जो उन्होंने लोन लिए हैं वो टाइम से भरे हैं या नहीं भरे हैं, और उसका जो सोशल सोशल जो फीडबैक है वो कैसा है, मार्केट में उसका क्या फीडबैक है। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि बिजनेस एक्सपर्टी उस बंदे की कितनी है। बिजनेस एक्सपर्टी में आपको ऑनर का एक्सपीरियंस फूड प्रिपरेशन में क्या है, कस्टमर सर्विस में क्या है, और जो स्मॉल बिजनेस रन कर रहा है वो कितने टाइम से करना है, इसमें आपको उसका विंटेज देखना है कि उसको कितना विंटेज हो गया है। देन आपको उसका देखना है कि एक्सपीरियंस क्या है उस लाइन का और उसको कितनी नॉलेज है उस फील्ड की। ये आपको देखना है, एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड विंटेज। देन उसका आपको सोशल फीडबैक देखना है कि मार्केट फीडबैक क्या है, कहीं किसी ऐसे चीज़ों में एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है, मार्केट में उसका कोई बैड रेपुटेशन तो नहीं है। तो ये देखना है। देन साथ ही साथ आपको ये देखना है कि बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है फूड सेफ्टी रेगुलेशन की वो उसको है या नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कंप्लाइंस पॉइंट ऑफ व्यू से,
कि अगर उसको फूड सेफ्टी और उनकी नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं उसके बिजनेस में रेगुलेटरी या लीगल चैलेंजेस आ सकते हैं। तो चलिए हम अगले पॉइंट पर वही रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के बारे में ही बात करेंगे, जिसमें हम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स में बात कर रहे हैं कि उसके पास जो ऑनर है उसके पास नेसेसरी परमिशंस हैं या नहीं है। नेसेसरी परमिशंस में बेसिकली आपको फूड सेफ्टी के बारे में है, फूड लाइसेंस के बारे में है, जो कि आपका FSSCCI से आता है फूड लाइसेंस का, वो आपके पास है या नहीं है। फूड सेफ्टी के लिए वो क्या करते हैं, और जो वो इन्वायरमेंट है वो कितना साफ और नेट एंड क्लीन रहता है वो देखना है। एंड देन आपका फायर जो रिलेटेड जो कंप्लाइंसेस है वो आपके वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको रेगुलेटरी के अंदर चेक करनी है। और अगर ये आपकी हो जाती हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपका कस्टमर इन सब चीज़ों को सही से मेंटेन कर रहा है तो आप कहीं ना कहीं ये इंश्योर कर सकते हैं कि वो एक अच्छे बिजनेस को रन कर रहा है और आपको वो कहीं ना कहीं ईएमआई में परेशान नहीं करने वाला है। साथ ही साथ जब आप ओवरऑल केस के बारे में डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल केस को हमें क्या देखना चाहिए, तो इसमें आपको बहुत सारी अलग फैक्टर्स को भी मद्देनजर रखना है कि जैसे उस केस में अपने पास क्या एलटीवी आ रही है। अगर सिक्योर्ड लोन का केस है तो उस केस में क्या एलटीवी आ रही है, क्या फॉयर जा रही है, फॉयर मतलब फिक्स इनकम टू ऑब्लिगेशन रेशो है, उसका प्रोफाइल किस तरह का है, उसका टीपीसी कंफर्मेशन क्या आया है, देन उसका वैल्यूएशन क्या रिपोर्ट बोलता है कितने की प्रॉपर्टी है और उसका इसमें कितना लोन दे रहा है, देन उसकी लीगल रिपोर्ट का क्या स्टेटस है। अलॉन्ग विद दिस आपकी जो आपने सीडीडी करी है, सीडीडी का मतलब है क्रेडिट ड्यू डिलिजेंस, क्रेडिट ड्यू डिलीजेंस जो हुई है उसकी, जिसमें आप अपन उसका काफ़ी सारी वेरिफिकेशंस करते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी के रिगार्डिंग एक लंबी वीडियो बताऊंगा जिसमें हम सीडीडी का डिस्कशन करेंगे कि क्रेडिट ड्यू डिलीजेंस क्या होती है, क्या क्या चीज़ों की वेरिफिकेशन होती है। तो अगर ये सारी चीज़ें उसकी क्रेडिट ड्यू डिलीजेंस भी पॉजिटिव आई है, आपका एलटीवी विद इन नॉर्म्स है, फॉयर विद इन नॉर्म्स है, प्रोफाइल भी अच्छा है, उसका टीपीसी कंफर्मेशन भी जो है वो भी पॉजिटिव आया है, वैल्यूएशन भी अच्छी है, लीगल भी अच्छी है, तो आप इस केस को गुड टू गो डिसीजन दे सकते हैं। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप उस पे उसी अकॉर्डिंग उस पर या तो डेविएशन लेके, या अगर वो डेविएशन को आप नहीं ले सकते तो आप उसे उस केस को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो वो आपका अपना एज पर बैंक पॉलिसी होना चाहिए। तो फुली गाइज ये आपको जो पॉइंट्स हैं काफ़ी अच्छे लगे हों। तो नेक्स्ट मैं वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि हम सीडीडी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्रेडिट ड्यू डिलिजेंस के बारे में, एंड उसके साथ साथ ही हम आपको जो क्रेडिट ड्यू डिलिजेंस है उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो होपफुली गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी ऐसा नॉलेजेबल लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इसमें कुछ भी और कमेंट्स आप ऐड करना चाहते हैं या और भी कोई आपकी क्वेरी हो इसमें डिस्कस किए हुए पॉइंट्स पे, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप इसे बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इसमें आपको क्रेडिट अंडर राइटिंग रिलेटेड जो भी लोन सेगमेंट से रिलेटेड वीडियोस होती हैं, क्रेडिट अंडर राइटिंग रिलेटेड हो गई, आपकी लोन प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो गई, या लोन या बैंकिंग रिलेटेड से कोई भी वीडियो है वो इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। तो होपफुली गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मेरी तरफ से आपको थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।